हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओए कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इनिशिएटिव में जिसमें हम अभी एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं। और अभी हम क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी जो कि है इंडियाज पीपल एंड इकोनॉमी, उसका इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एनसीईआरटी में कवर किए गए हैं उसको इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए। तो आइए सीखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 8 है इंटरनेशनल ट्रेड। और इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, राइट। क्योंकि कोई कंट्री जो है, कोई लोकेशन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। हर किसी किसी के पास जो है वो किसी चीज की डिमांड जरूर होती है और वो डिमांड कहीं से सप्लाई जरूर होता है। तो ये डिमांड सप्लाई का जो खेल है वो आपस में जुड़ा हुआ है, राइट। और ये अभी से नहीं, एंशियंट टाइम से चल रहा है ट्रेड। आपने देखा होगा, आप सुना होगा सिल्क रूट के बारे में और चीजों के बारे में, राइट। और जो एक्सपेंशन हुआ, कॉलोनियलिज्म हुआ, उसमें भी आप देखिए उसके बाद से कितना ज्यादा ट्रेड अलायंस और चीजें बढ़ी। तो इंडिया जो है इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही आगे वाला कंट्री है, क्योंकि आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में खास करके इंडिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री में से आता है जो ट्रेड को हैंडल करता है। तो इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज अंडरगोन अ सी चेंज। कहने का मतलब बहुत ज्यादा चेंज हुआ है इसमें। और इसका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में जो है, वैसे अगर आप नंबर्स में, क्वांटिटी में देखेंगे तो लो है, राइट, 1% बाय द टोटल वॉल्यूम। बट येट इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये चीज बहुत ध्यान देने की है कि इतना कम वॉल्यूम होते हुए भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। 1950-51 में देखिए तो एक्सटर्नल ट्रेड सिर्फ 1214 करोड़ का था। और अभी आप 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देखिए, 44,29,762 करोड़ का है। तो इतने का डिफरेंस है। और अभी आप जब इसको वीडियो को देखेंगे 2024 से आगे, तो आप देखिए इसका रीसेंट डेटा आप अभी के इकोनॉमिक सर्वे में या न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये और ज्यादा बढ़ चुका है और ये और बढ़ेगा। तो मोमेंटम जो है ये पिकअप क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बेटर कर रही है धीरे धीरे, राइट। और मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी जो है वो आ गई है। और लिबरल पॉलिसीज होने की वजह से आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोग यहां पे सामान बनाएंगे, राइट। और वो ट्रेड आइटम्स जो है वो बढ़ रहा है। तो नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड अगर आप देखेंगे इसमें बदलाव आया है, राइट। तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जो है वो देखिए कंटिन्यू टू बी हायर देन एक्सपोर्ट। यानी हम जो भी चीज कंट्री में लाते हैं बाहर से, जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं, तो हमारा इंपोर्ट हमेशा ही ग्रेटर रहा है एक्सपोर्ट से, राइट। तो हमारा अभी इम्फेसिस क्या है कि हम ऐसी चीजें करें कि एक्सपोर्ट बढ़े हमारा, राइट। तो आप ग्राफिकली भी इसको देखेंगे, एक्सपोर्ट का ग्राफ आप देखिए और इंपोर्ट का ग्राफ आप देखिए, तो इंपोर्ट जो आप को देखने को मिल रहा है वो हमेशा ही ज्यादा है, राइट। ये इंपोर्ट वाला ग्राफ ज्यादा है। तो ये चीज है कॉमनली अवेलेबल देखने के लिए। अब ट्रेड बैलेंस में क्या होता है कि इंपोर्ट अगर आपका ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, यानी आप ज्यादा सामान बाहर से मंगवाएंगे तो फॉरेन करेंसी में खर्च करना पड़ेगा आपको। तो आप देखिए ट्रेड बैलेंस हमारा कितना ज्यादा नेगेटिव में है यहाँ पे, राइट। तो ये चीज जो है वो चिंताजनक है, इसको समझना पड़ेगा लोगों को, राइट। और कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, ये 2009 से 17 का रिपोर्ट आप देखिए, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको दिखेगा ये दो तीन सेक्टर का नाम। इसमें आप देखिए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में सबसे ज्यादा आपका एक्सपोर्ट कहां पे, आपको 73.6%, राइट। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये 2016-17 का जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इससे पता लग रहा है, राइट। तो एक्सपोर्ट का कंपोजिशन में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उसके बाद आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है और क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो पिछले यूनिट्स में हमने पढ़ी, राइट। तो इसमें आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 73.6% ऑफ इंडिया टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट है, राइट। और इसमें आप देखिए जेम्स, ज्वेलरी, इन सब का जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है खास करके। अब बात करते हैं यहाँ पे चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट में। अब इंपोर्ट में कैसे बदलाव आ रहा है? तो शुरू में तो हमें खाने के लिए भी दिक्कतें थी, इतनी गरीबी थी 1950s और 60s में। तो फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट सब हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, राइट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स था, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा था।
तो क्या होता था, हमें बाहर की करेंसीज के मुकाबले जो है रुपीज का, आप देखेंगे डिवैल्यूएशन वहीं से शुरू हो गया था, राइट। तो हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम उस समय पे क्या करते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते थे। हम ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे उस टाइम पे जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, राइट। लेकिन ये 1970s आते आते तक काफी बदला, कैसे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो फूड ग्रेन जो है वो जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको अब हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। और प्रॉब्लम कहाँ हुई कि 1973 में गल्फ में एनर्जी क्राइसिस हुआ, राइट। और यहां पे आप देखेंगे कि हमारे को पेट्रोलियम प्राइसेस पे ज्यादा खर्चा करना पड़ा क्योंकि हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए प्रिंसिपल कमोडिटीज एक्सपोर्ट, यहाँ पे 2016-17 में इसका भी डेटा दिया गया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खास करके ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है उसका एक्सपोर्ट में वैल्यू है ज्यादा, राइट। अब बात करते हैं वापस कि फूड ग्रेन इंपोर्ट जो है उसको रिप्लेस किसने किया जब हमने फूड ग्रेन मंगाना बंद कर दिया, तो फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम ने, राइट। मशीन एंड इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल, केमिकल्स लार्जली मेक इंपोर्ट बास्केट ऑफ इंडिया। तो ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट आपको इसी सेक्टर में देखने को मिलता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए कि टेबल में भी दिखाया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है और बाकी सारी चीजें, तो ये आपको कॉमनली देखने को मिल रहा है इसमें। कहाँ पे, तो फ्यूल की बात करें, फॉसिल फ्यूल की, तो 26.7% है, और कैपिटल गुड्स 13.6% है इंडिया का इंपोर्ट। तो हम अभी भी बहुत ज्यादा फ्यूल पे डिपेंडेंट है। तो इसको बेहतर कैसे करेंगे, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, सोलर मिशन से लेके हाइडल पावर से लेके बाकी सब, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इंपोर्ट ऑफ फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स डिक्लाइंड विद फॉल इन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स, राइट। तो आप देखिए इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स जब आने लगा, राइट, तो फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स भी गिरा धीरे धीरे। और अब आप देखिए मेजर आइटम्स में, तो पर्ल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटालिफेरस ओर्स, मेटल स्क्रैप, नॉन फेरस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। और इसमें चाइना बहुत लीड करता है अगर आप देखेंगे तो, राइट, इन ट्रेड में। अब बात करते हैं फर्दर कमोडिटीज में, तो यहां देखिए इंपोर्ट की बात, तो यहां पे पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स सबसे टॉप चार्ट पे चल रहा है, फिर नॉन फेरस मेटल वाला है, और फिर बाकी आता है, राइट। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात अब करें तो इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, राइट। लेकिन मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स जब से आ गए, जैसे यूरोपियन यूनियन है, राइट, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया था, तो अब देखिए यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इसमें इंपोर्ट इंडिया का सबसे ज्यादा कहां से है, तो ये आप देखिए यहाँ पे 16-17 में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन सी कंट्रीज कर रही हैं, एशिया और एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को एशियान कहते हैं, राइट। ये जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो ये नेशंस जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही हैं, आपको देखने को मिलेगा, राइट। और बाकी यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमसे कम ही कर रहे हैं इंपोर्ट, अगर आप देखिए तो, राइट। तो इंडिया एम्स टू डबल इट्स शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड विद इन नेक्स्ट 5 years, राइट। तो अब ये जो बात कही गई है, यानी 2029-30 तक का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो इसमें आपको इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इंपोर्ट ड्यूटी, डी लाइसेंसिंग, चेंज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट, ये सब बातें की जा रही हैं, ये सब स्टेप्स है। और मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरिड थ्रू सी एंड एयर रूट्स। तो सी रूट और एयर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखेंगे इंडिया में, तो सी पोर्ट जो है वो गेटवे रहा है इंटरनेशनल ट्रेड का पुराने समय से। तो वाटर जो है वो सबसे स्मूथ आपको देता है, चीप ट्रांसपोर्ट देता है, राइट। तो आप इसमें एक वर्ड यूज किया गया है पटन, ये पटन जो है वो पोर्ट के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो अब यहां पे देखिए कि इमरजेंस ऑफ पोर्ट्स जो है वो इंडिया में तेजी से कैसे बढ़ा, कॉलोनियलिज्म के दौरान, राइट, कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स और उनकी वजह से, राइट। तो प्रेजेंट में 12 मेजर पोर्ट्स और 200 माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं इंडिया में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये जो पोर्ट्स हैं वो आपके लाइफ लाइन्स हैं ट्रेड के, राइट। तो आप देखिए मेजर पोर्ट्स जो है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसकी पॉलिसी, रेगुलेटरी नॉर्म्स और फंक्शंस, राइट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ये पोर्ट्स को सक्शन पॉइंट्स की तरह यूज किया। अब सोचिए कि ये अगर इंडिया को ऐसे माने और ये पोर्ट है हमारा, तो क्या किया, अंदर से, जिसको हिंटरलैंड बोलते हैं, वहां से रेलवे लाइन लगा दी और सारा रिसोर्सेज पोर्ट पे लाए और पोर्ट से लेके सामान चले गए, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज टुवर्ड्स द इंटीरियर से लेके लोकल मार्केट से लेके रीजनल मार्केट तक ये चल रहा था। तो इसको हम बोलते हैं कि ब्रिटिश ने बड़ा सिस्टमैटिकली जो प्लानिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इस चीज को करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब पार्टीशन के बाद आप देखिए तो चीजें बदली,
राइट। अब यहाँ कराची जो है वो चला गया पाकिस्तान में, चित्तगोंग चला गया आपको ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में। तो हमारे पास जो बचा वो कांडला और डायमंड हार्बर बनाना बचा। राइट। तो हमारे पास मेजर पोर्ट्स का डेवलपमेंट आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत हुआ है आज़ादी के बाद से। तो गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सब मिलके अब काम कर रहे हैं इसमें, आप देखिए। राइट। मॉडर्नाइजेशन के लिए प्राइवेटाइज भी किया गया है। तो ये सब चीजें आपको देखने को कॉमनली मिलती है न्यूज में भी। तो कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स जो है वो 20 मिलियन टन ऑफ कार्गो से 837 मिलियन टन हो गया था 2016 तक में। और अब आप 2024 और उसके आगे का डेटा आप करंट इकोनॉमिक सर्वे को जरूर देखिए। तो आपको अगर डेटा अपडेट करना है, देखिए एनसीईआरटी में ना डेटा अपडेटेड नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो डेटा अपडेटेड नहीं है तो कहां से करेंगे? तो इकोनॉमिक सर्वे। राइट। इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है, उससे आप ये डेटा को हमेशा अपडेट किया करिए। तो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो उसमें चीजें दी गई हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कांडला पोर्ट ये हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था क्योंकि यहां से आपको गल्फ की तरफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, ये सारा के लिए डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री जो था वो हिंटरलैंड से वो डिफिकल्ट था, फिक्स नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी ये ओवरलैप करता है, जैसे मुंबई का जोनेशन जो है वो, अब देखिए मुंबई से ट्रेड मिडिल ईस्ट में, मेडिटेरेनियन कंट्री में, नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में। राइट। तो ये बहुत बड़ा पोर्ट है आपको। Port is 20 kilometer long and 6 to 10 kilometer wide, 54 berths and country's largest oil terminal, मुंबई वाला आप देखेंगे नवा शिवा। राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो नवा शिवा, जो डेवलप हुआ सैटेलाइट पोर्ट की तरफ टू रिलीव द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट। राइट। तो मुंबई पोर्ट जो मेन पोर्ट है उसके साथ एडजॉइनिंग नवा शिवा किया गया न्यू क्रिएशन है, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। ऐसे ही मार्मागांव पोर्ट देखिए आप, एंट्रेंस टू जुआरी एस्चुरी जो है हार्बर गोवा में, 1961 में इसको देखिए रिमॉडल किया गया जापान से आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए जापान को। और कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे आप इसी समय पे देखते हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं अगर आप देखेंगे तो। और न्यू मैंगलोर पोर्ट, राइट, ये फर्टिलाइजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हैंडल करता है, आयरन ओर को हैंडल करता है कर्नाटका से आते हुए। तो इन सबको आप जरा एक बार यहाँ देख लीजिए। ये है मुंबई। अब देखिए मुंबई टू कराची 500 नॉटिकल माइल्स है, एडन टू मुंबई 1660 नॉटिकल माइल्स है, माहे टू मुंबई 1750 है, और 4800 नॉटिकल माइल केप टाउन है। राइट। नॉटिकल माइल्स आप देखेंगे इसमें यूनिट में मेजर किया जाता है इसको। अब यहाँ पे मार्मागांव पोर्ट देखिए, मैंगलुरु है, कोच्चि है, टुटुकोडी है। राइट। चेन्नई में आप देखिए ये वाला। तो चेन्नई का कितना इंपॉर्टेंट है इधर बे ऑफ बंगाल के लिए। तो आप देखिए यंगून, पोर्ट ब्लेयर, पिनांग, राइट, इधर कोलकाता। फिर विशाखापट्टनम हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट भी है, और पारादीप है, हल्दिया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो मैप पे भी दिया गया है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिए। और कर्नाटका जो है आप देखिए हिंटरलैंड जो है, आप उसमें क्या क्या चीजें आएंगी कर्नाटका से, ऑयल, कॉफी, टी, वुड पल्प, यार्न, ग्रेनाइट, स्टोन, मोलासेस, ये सब चीजें बड़ी जरूरी है। अब आता है कोच्चि पोर्ट। इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। राइट। ये हेड ऑफ वेम्बनाड कयाल जो है बैक वाटर्स वहां पे है। और पोर्ट हैज एन एडवांटेजियस लोकेशन बीइंग क्लोज टू सुएज कोलंबो रूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट केटर्स टू नीड्स ऑफ केरला, साउथ ईस्टर्न कर्नाटका एंड साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु। अब अगला जो इंपॉर्टेंस है वो है कोलकाता पोर्ट। अब ब्रिटिश इंडिया ने इसको पूरा डेवलप किया। राइट। और इनलैंड है ये। अब देखिए इसको कितना बड़ा सिग्निफिकेंट था ये इंडो पैसिफिक ट्रेड में उस जमाने में, हुगली रिवर पे। राइट। बे ऑफ बंगाल से कनेक्शन, और ब्रिटिश इंडिया में डेवलप हुआ फर्दर। आप देखिए विशाखापट्टनम, पारादीप और सैटेलाइट पोर्ट हल्दिया, ये जो है बाद में क्रिएट हुआ। अब बात करते हैं हम कोलकाता पोर्ट की। तो यहाँ देखिए हुगली रिवर जो है वो लिंक प्रोवाइड करता है सी में। और इसका हिंटरलैंड कहाँ है, सामान कहाँ से आता है, राइट, लेबर्स कहाँ से आते हैं? तो देखिए हिंटरलैंड में यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये सब इसका हिंटरलैंड है। अगर यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा हिंटरलैंड है जो कि इस पोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है। हल्दिया पोर्ट 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है कोलकाता से। राइट। ये बल्क कार्गो और आयरन और कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, जूट, कॉटन, कॉटन यान, ये सब हैंडल करता है। पारादीप जो है 100 किलोमीटर है कटक से महानदी डेल्टा पे। अब यहाँ पे आयरन और जितना भी आता है सब मेजर हैवी इंडस्ट्रियल चीजें वो यहाँ से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। राइट। विशाखापट्टनम पोर्ट पे आ जाइए तो यहाँ आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे ये हैंडल करता है आयरन और पेट्रोलियम, राइट, जनरल कार्गो। लेकिन इसके अलावा जो है ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे विशाखापट्टनम जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, इंडियन नेवल फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेन्नई पोर्ट पे आइए तो ये ओल्डेस्ट पोर्ट्स में से है, 1859 से चल रहा है इस पे काम, और ये लार्ज शिप्स के लिए बहुत फेमस है, सूटेबल है। राइट। इसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी हिंटरलैंड है इसका। एन्नोर जो है वो 25 किलोमीटर है तमिलनाडु में, आप देखिए चेन्नई से। ये चेन्नई पोर्ट का प्रेशर थोड़ा कम करता है। ऐसे ही टुटुकोडी है, यहाँ पे आप देखिए कोल, सॉल्ट, फूड ग्रेन, एडिबल ऑयल्स, शुगर, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। फिर बात करते हैं एयरपोर्ट का।
तो अब ये तो वाटरवेज था जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट थोड़ा सा कॉस्टली है, मान लीजिए आपकी एक हैवी गुड्स नहीं कैरी कर सकते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिस्क है, फास्टर है, राइट। तो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब 25 मेजर एयरपोर्ट्स देखिए फंक्शनिंग कंट्री में एनुअल रिपोर्ट में जो 2016-17 में दिया गया है, वो सब ये है: अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कैलीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, कोचीन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, कन्नौर, ये सब है मेजर। अब इसके अलावा आप देखेंगे अगर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, उड़ान स्कीम, इसमें क्या है, माइनर एयरपोर्ट्स, खास करके जहां पे छोटे प्लेन्स लैंड होंगे, राइट, यहाँ जहां पे दिन भर में सर्विसेज है, वो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। और इसके तहत और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो है वो कंट्री में बने हैं। वो आप जरूर अपडेट करिए कि नए एयरपोर्ट्स और कौन से क्रिएट हुए हैं, राइट। तो आपको दिखेगा कि ये सारा कनेक्टिविटी आपको मेजर सिटीज और माइनर सिटीज और पूरा नॉर्थ ईस्ट तक सारे माइनर एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है। कुछ स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट्स भी है, जैसे सबसे ऊंचा एयरपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट है लेह में, राइट, ये सबसे हाइट पे जाके है। तो ये सब स्ट्रैटेजिक भी है। तो ये चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बागडोगरा जो है, आप बोलते हैं ना इंडिया का ये चिकन्स नेक है, तो बागडोगरा एयरपोर्ट यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी और इधर स्ट्रैटेजिक पॉइंट भी हो जाता है हमारे लिए। तो कुछ ये सब चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान में रखिए, समझिए, पढ़िए। बट क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इंडियन इकोनॉमी की जो चैप्टर्स है उसको अगर आप थोड़ा जानते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स को आप पढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा एक कंटेंट मिलेगा। एनसीईआरटी का डेटा क्योंकि आउटडेटेड है, आउटडेटेड इसलिए क्योंकि ये थोड़ा पुराना है, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें जितनी हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, बट डेटा को जरूर अपडेट कर लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट विशेस, मिलते हैं अगले वीडियो में।